हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल प्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है ये आधारित रहने वाला है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 मैथ का। तो जो आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 आप लोग दोगे तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जो भी बच्चे लोग विजिट किए इस चैनल पर और इस वीडियो पर, तो वीडियो पूरा देखिए, आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। समीकरण निकाय। समीकरण आपको दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये आपको एक समीकरण दिया हुआ है। एक और समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपको दूसरा समीकरण दिया हुआ है का अद्वितीय हल होगा। इसका आपको एक अद्वितीय हल बोला है। तो आपको इसमें क्या पूछ रहा है? अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन बनता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग को सभी पता है, सबको पता है कि जब दो समीकरण आपको दिया होता है उसमें अद्वितीय हल पूछ रहा है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है? एक हल से ओनली वन हल हो सकता है उसका। तो उसका कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। उसका क्या बनता है फॉर्मूला? a1/a2 डू नॉट इक्वल टू b1/b2 बनता है। यही फॉर्मूला बनता है। तो ये आपका हो गया अद्वितीय हल इस समीकरण का होता है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। एक ठोस की कुल कितनी बीमारी होती है? एक ठोस की कुल कितनी बीमारी होती है? तो आपका 3 होता है। याद रखना है, एक ठोस की कुल कितनी बीमारी होती है? 3 होती है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़िए। इतना रुपया में 25 रुपया के मूल्य वाले कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं? मतलब इतना रुपया कुल आपके पास जेबी में है और जो शेयर है वो 25 रुपया मूल्य वाले कितने शेयर, मतलब मान लीजिए शेयर का दाम 25 रुपया है लेकिन आपके जेबी में इतना पैसा है। तो 25 रुपये वाला शेयर है तो उसका कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं, जबकि दलाली प्रति शेयर इतना है। तो दलाली देखिए, एक शेयर का दाम, कोई वस्तु का शेयर का दाम है इतना, ठीक है, शेयर का मूल्य कितना है? 25 रुपया। उसमें दलाली भी जोड़ना होगा ना, तो इसमें अगर इसमें प्लस कर दे क्या? दलाली चार्ज। ठीक है, तो 25 रुपया हो गया और प्लस दलाली चार्ज कितना हो गया? 0.5 रुपीज़ हो गया। तो कुल शेयर का तो मूल्य क्या बन जाएगा? 25.5 हो जाएगा। ये आप हो गया कुल शेयर। दलाली जोड़ने के बाद उस शेयर का दाम कितना हो गया? एक शेयर का दाम इतना। लेकिन आप जेबी में लेके जा रहे हो कितना पैसा? आपके जेबी में है इतना, लेके गए हो बाजार शेयर खरीदने इतना दाम का, तो कितना शेयर खरीद पाओगे? तो कोई बात नहीं है, कितना खरीद पाएंगे, बस जितना टोटल है एक शेयर का दाम इतना, उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से डेसिमल उड़ेगा, ऊपर एक जीरो हो जाएगा, इसको डिवाइड करिएगा आपको निकल जाएगा कि आप कितना, तो मूल वाले कितने, मतलब संख्या निकल जाएगा कितने शेयर। तो इससे काटोगे तो आपको इससे और इसको भाग देना, तो देखना आपका आंसर आ जाएगा 500 शेयर। कितना शेयर खरीद पाओगे? 500 शेयर खरीद पाओगे। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्त। आगे बढ़ते हैं। एक आयत वाली, कैसा है? आयत है आपको। हॉल के फर्श का आयाम 4 मीटर गुना 3 मीटर है। हॉल के फर्श की पूरी तरह से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आयताकार टाइल से बना छोटे आकार की टाइलों को तोड़े जाने की आवश्यकता है। तो कितने टाइलों की आवश्यकता है आपको? टाइल्स का संख्या पूछा है। तो बहुत सिंपल सा है। पहले जो है, जो आयत हॉल है, जो आयत हॉल है उसका हम लोग आयत हॉल का
क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आयतफल का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुना में 3। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर है, तो इसी को जो हमारा 4 मीटर है, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर कितना होगा 400 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 400 गुना में 3 मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो 300 सेंटीमीटर। तो टोटल हो जाएगा 12, 1 2 3 4, 400 ना हो जाएगा। तो ये निकला आयत का जो हॉल है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब हॉल के फर्श का क्षेत्रफल। अब जो फर्श है हम यहाँ लिखते हैं फर्श का क्षेत्रफल। अब फर्श का जो क्षेत्रफल है ना, वो भी कैसा है, वो भी आयताकार है। वो भी कैसा है, आयताकार है ना, आयताकार है। तो ये है 8 गुना में 6, तो हो जाएगा कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि संख्या निकालना है, टाइल्सों की संख्या। तो संख्या टाइलों की संख्या कैसे निकलेगा, तो आयताकार हॉल का जो क्षेत्रफल है उसमें भाग दे देंगे फर्श का क्षेत्रफल से। तो कितना हो जाएगा 400 गुना में 300 डिवाइडेड बाय 8 गुना में 6। यहाँ गुना कर दिए, लेकिन नहीं गुना करिएगा तो आप डाटा ऐसे लिख लो, काटने में अच्छा होगा। तो यहाँ से देखोगे 8 से इसको कितना बार में काट सकते हो आप लोग, 50 बार में। 6 से इसको कितना बार में, 50 बार में। तो कितना निकल गया 2500। तो आपका कितना टाइल्स का ज़रूरी होगा 2500। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि एस एक पी क्यू आर की भुजा पी क्यू की एक बिंदु इस प्रकार की इतना इतना बराबर है। देखिए बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे पी क्यू आर। तो आपको एक त्रिभुज लेना होगा। देखिए कुछ इसको थोड़ा मिला दो, तो ये है ठीक ना। ये आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें क्या बोल रहा है ना कि एस एक पी क्यू आर की भुजा, ये मान लेते हैं, ये मान लेते पी, इधर से मान लेते हैं क्यू, यहाँ से मान लेते हैं आर। और ये तो बोल रहा है कि एस जो है पी क्यू आर की भुजा पी क्यू है यहाँ पर, इधर है पी क्यू। तो पी क्यू पे यहाँ पर कहीं पर एक एस है, ठीक है। एक बिंदु इस प्रकार की है कि इस प्रकार कि पी एस, जो हमारा पी एस है वो बराबर है क्यू एस के, वो बराबर है क्यू एस के, क्यू एस, ठीक है। और आर एस के, आर एस, तो इसका मतलब यहाँ पर एक बिंदु लाइन जोड़ना पड़ेगा ना, ऐसे ये आर एस के बराबर है ये तीनों, ठीक है। पी एस बराबर है क्यू एस के बराबर है आर एस के। तो ऐसे हो गया, तो बताना है। तो आपको पता है जब इस तरह से अगर बराबर है तो इसका कहना ये क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर ये साइड बराबर है तो ये एंगल के बराबर है ना। और ये साइड बराबर है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है हम लोग को सबको पता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर हम नाम कर देते हैं 1 2 3 4। तो क्या बोला कि पी एस बराबर है आर एस के, इसके कारण क्या हमारा एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। फिर बोल रहा है कि आर एस बराबर है एस क्यू के, तो बोल रहा है कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, ठीक है। कंडीशन समझ रहे होंगे। अगर ऐसा आप लोग बात समझ रहे हैं तो एक ट्रायंगल में क्या होता है हम जानते हैं कि सभी कोणों का योग क्या होता है 180 के बराबर होता है एक त्रिभुज में। तो एंगल आर बराबर एंगल पी बराबर एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री, ठीक है।
तो आर के जगह देखो ये दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल पी क्या है 1 प्लस एंगल क्यू क्या है एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो एंगल 2 रखते हैं और एंगल 3, एंगल 1 जो है यहाँ पर जो एंगल 1 है तो एंगल 1 के लिए हम एंगल 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 4 के लिए एंगल 3 लिख सकते हैं, पर एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर दो एंगल हो गया 2, यहाँ पर दो एंगल 3 180 डिग्री, दो कॉमन लेते हैं तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो और एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये दो इस 90 को काटेगा। और एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये कितना हो गया, आर बोल सकते हैं इसको, तो हो गया 90 डिग्री। एंगल आर कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या है आपका 90 डिग्री बन रहा है। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो हाइपोटेनस जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो ये सामने वाला क्या हो गया कर्ण हो गया, तो पी क्यू ये कर्ण हो गया, स्क्वायर बराबर क्या हो गया पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ये होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यही निकालना था, देख लेते हैं। पी क्यू पी आर, तो ऑप्शन बी मिल मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। ठीक ना, समझे होंगे। पी क्यू बराबर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पाइथागोरस प्रूव हो गया, तो ऑप्शन बी राइट हो गया। समझ में आया होगा आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाई एच पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। अगर वाई एच पर स्थित, देख लीजिए, मान लीजिए ये एक एक्स अक्ष खींच लिए और वाई एच पर स्थित कोई, यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पर है, वाई एच पर है, तो उसका क्या होगा, अगर एकदम वाई अक्ष पर बिंदु है तो उसका अगर हम निर्देशांक लिखते हैं कोई भी बिंदु का, कोई भी बिंदु ए मान लेते हैं, तो उसका निर्देशांक क्या होता है एक्स और वाई होता है। तो कोई बिंदु वाई पे है तो वाई का वैल्यू होगा, एक्स का मान, तो अगर वाई पे है तो कुछ, तो एक्स का कुछ है नहीं, तो एक्स क्या होता है 0 हो जाता है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंकड़ा पी क्यू तथा आर का माध्य तथा क्यू टू आर तथा एस के माध्य का मान क्या बोला है, माध्य का आपको फॉर्मूला याद है, क्या होता है माध्य का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बराबर कुल संख्या, यही होता है ना माध्य का फॉर्मूला। सब याद कर लीजिए, यही इसी क्वेश्चन से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पी क्यू आर का माध्य क्या हो जाएगा, पी क्यू आर का मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर, और टोटल संख्या 3 है, तथा क्यू प्लस 2r प्लस एस, ये भी 3 गो है, ये भी 1 2 3 के माध्य के मान समान है, समान कर दिए। ये देखिए एक दूसरे को बराबर बोल रहा कर दिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा p प्लस क्यू प्लस आर बराबर q प्लस 2r प्लस एस। अब देखिए एक क्यू से इधर भेजेंगे तो ये कट जाएगा, तो p प्लस आर बराबर 2r प्लस एस, p प्लस आर, मान लीजिए कि r माइनस 2r बराबर करते तो s, तो p माइनस आर बराबर s, ऐसे आएगा। अगर हम यहाँ पर p बराबर निकालते हैं तो r प्लस एस, कहीं पर है r प्लस एस है, p बराबर, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, p बराबर r प्लस एस, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया।
ठीक है, सिर्फ सॉल्व करना था, आपको माध्य का फॉर्मूला आना चाहिए था। बस ये क्वेश्चन आपका बन जाता है कि माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्या। बस आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? ये सबको पता होगा, नौवीं क्लास 10th क्लास में पढ़ते हैं कि किसी बिंदु की दूरी एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कोटि कहलाता है। यदि बहुपद इतना का एक शून्यांक मतलब 10 है तो पी ए का मान क्या होगा? क्या बोला कि कोई भी आपका बहुपद है एक, ठीक है, पी एक्स एक कोई भी आपका बहुपद है और उसका एक शून्यांक, उसका एक जो है, इस एक शून्यांक क्या है? ए है, तो पी ए का मान क्या होगा? तो पी ए का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। शून्यांक होने के लिए इसका मतलब अगर शून्यांक ए है, इसका मतलब है कि इस बहुपद को उस शून्यांक पे वो क्या हो रहा होगा? 0 के बराबर हो जा रहा होगा। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। 9, 10, 15 एक्स से 8 तथा 12 का माध्य 10 है तो आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें। माध्य 10 है तो बहुलक ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए, अगर माध्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं? माध्य बराबर जानते हैं अभी तुरंत डिस्कस के संख्याओं का योग बराबर में कुल संख्या, यही ना डिस्कस किए। तो देखिए, माध्य हमारा 10, संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 9 प्लस 10 प्लस 15 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? कितना कुल संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6 7 7 है, और 7 को इधर भेजेंगे 70, और इस दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 10 20 30 40, नहीं यहाँ करते हैं 40 40 और एक यहाँ दे देते हैं 40 50 50 और यहाँ से 60 60 हो गया, 60 प्लस एक्स हो गया। तो एक्स का मान कितना निकला? 10। एक्स का मान कितना निकला? 10। मतलब ये एक्स जो है इसका मान कितना निकला? 10 निकला। ठीक है, अब इसको इरेज करें थोड़ा सा। तो बहुलक, अब हमको पता क्या करना है? बहुलक हमको क्या पता करना है? बहुलक। तो बहुलक क्या होता है कि जो भी आपको नंबर सीरीज 1 9 10 15 10 6 8 12 दिया गया, तो बहुलक होता है जो इस सीरीज़ जो दिया गया इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आएगा। तो इसमें 10 जो है देखिए 2 बार आया, कितना बार आया? 2 बार आया। इसका मतलब आपका बहुलक का आंसर कितना हो गया? 10 आंसर हो गया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अभी जो प्रैक्टिस सेट नंबर मैथ का 10 सॉल्व कर रहे हैं बिहार डीएलएड 2024 के लिए, उसका मैंने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको कंप्लीट सॉल्व करवाए हैं। आगे जो 15 क्वेश्चन बच रहे हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो जो भी बच्चे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगले जो इसका पार्ट 2 आएगा वो ज़रूर देखें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।